ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखना हो गया मेरे ख्याल में सबको, CAGR। थोड़ा पहले एक मैं आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, CAGR का मतलब क्या, फिर क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करेंगे। टॉपिक बहुत इजी है, छोटा सा ही है, एक ही फॉर्मूला है, उसी के बिहाफ पे कोई 10-15 क्वेश्चन करना है हम लोग को सारा मिला के। ठीक है, CAGR ये वर्ड पहले कभी मिला है आप लोगों को? कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला। ठीक है, चलो CAGR का मतलब क्या है वो मैं थोड़ा आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। मान लो कि 1 जनवरी 2021 को आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, ठीक है, एंड से यू इन्वेस्टेड 70,000 इन दैट। ठीक है, यहां से मान लो कि 1 साल पार होता है, 2022 आता है, एंड गोल्ड का प्राइस मान लो कि थोड़ा बढ़ गया, लेट अस मेक इट 90,000। ठीक है, फिर सपोज करो कि 2023 आया, इस बार भी प्राइस बढ़ा दो, लेकिन थोड़ा कम ग्रोथ हुआ इस, मान लो कि ये 95,000 चला। ठीक है, फिर सपोज करो 2024 आया, इस बार फॉर सम रीजन खतरनाक ही फॉल हो गया, मान लो कि ये वापस से 75,000 पे चला गया, क्योंकि आपके पास तो 10 ग्राम गोल्ड है ना, और आपकी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो वही है कि जो उसका मार्केट प्राइस है, कि जाके आप इतना प्राइस ले सकते हो। और अभी 2025 ले लो आप, तो 2025 में तो ये लाख रुपए के ऊपर जा चुका है, तो 1 लाख रुपए मान लो। ठीक है, अब सपोज करो कि इस टाइप से आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू वेरी करता है। ठीक है, कि पहले शुरू शुरू में कितना पैसा लगाया आपने, 70,000, फिर क्या है कि वो 90,000 पे चला गया, मतलब इस साल में कितना गेन किया आपके इन्वेस्टमेंट ने, 20,000। फिर मान लो कि यहाँ पहुंच गया वो, तो अब क्या है कि 5,000 का गेन हुआ है, फिर ये यहाँ चला गया, 20,000 का लॉस हो गया आपको, फिर आप पीछे चले गए, फिर यहाँ से मान लो कि 1 लाख रुपया चला गया। तो साल दर साल जो आपका इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ का रेट है वो सेम है कि फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग। इसी के कंपैरिजन में मान लो कि आप यही 70,000 रुपए अगर सपोज करो कि FD में लगाते हो, किसमें लगाते हो, FD में, तो FD जो भी रेट आपको प्रॉमिस करेगा, मान लो कि 7% से ग्रो कर रहा है, तो उसमें तो हर बार आपको 7% का ग्रोथ ही दिखाई देगा, इस टाइप का फ्लक्चुएशन तो आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस वाले में क्या है कि जो ग्रोथ का रेट है वो हमको पहले से पता है कि वो एग्जैक्टली कितना रहने वाला है मेरे लिए, 7%, एंड इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, चाहे साल कितना भी चेंज हो जाए मेरा। ठीक है, लेकिन इस टाइप का जो वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट होता है हम लोग का, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, चाहे वो स्टॉक में हो, तो वो क्या है कि ईयर ऑन ईयर कभी अगर मान लो कि किस्मत अच्छा है तो बहुत ऊपर चला जाएगा, कभी किस्मत खराब है तो थोड़ा नीचे भी आ जाएगा, कभी किस्मत बहुत खराब है तो हो सकता है कि इससे भी नीचे चला जाए आपके इन्वेस्टमेंट का वैल्यू फॉर सम रीजन। आ रहा है बात समझ? तो इस टाइप के सिचुएशन में प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, ग्रोथ तो हुआ है कि 70 से 90 गया, 90 से 95, 95 से 75, और 75 से फिर से कितना चला गया, 1 लाख। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या मेरे पास में कोई एक फिक्स रेट है जिससे मैं बोलूं कि यहां से मेरा ग्रोथ स्टार्ट हुआ और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मेरा इतना ग्रोथ जो है वो हर बार चल रहा था। जैसे FD के केस में वो पता था मेरे को कि 7% से मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, तो माई इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू ग्रो बाय 7% एवरी ईयर। लेकिन इस टाइप के सिचुएशन में मेरे पास में पर ईयर बेसिस पे मेरा ग्रोथ रेट कितना है उसका कोई एक फिक्स वैल्यू मेरे पास में नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइप के सिचुएशन में उसी रेट ऑफ ग्रोथ को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, कि इन्वेस्टमेंट मेरा ग्रो तो कर रहा है लेकिन सेम रेट से नहीं ग्रो कर रहा है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो भी ग्रोथ फाइनली हुआ उसको आप कौन से रेट पे सेट करोगे कि यहां से लेके वहां तक जाते जाते ऑटोमेटिकली आपका इन्वेस्टमेंट इतना पहुंच जाए। ठीक है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ग्रोथ सिंस फ्लक्चुएट कर रहा था, तो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ पर ईयर इस वाले सिचुएशन में कितना रहा होगा, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं CAGR। ठीक है, आया बात समझ? अब एक बार डेफिनेशन भी थोड़ा सा पढ़ लो। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट एब्रिविएटेड एज CAGR refers to the mean annual growth, mean annual growth मतलब average annual growth, ठीक है, of the investment over a specific duration. In simple words, CAGR is the measure of how much the average earning is made on an investment every year during a specific number of years. ठीक है, जबकि ये फिक्स बात है कि मतलब इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका ग्रोथ फिक्स रेट से नहीं हो रहा, फ्लक्चुएट कर रहा है वो चीज, कि कभी बहुत ग्रो कर रहा है, कभी थोड़ा कम ग्रो कर रहा है, और कभी कभार ग्रोथ नहीं हो रहा, वो मान लो कि नीचे जा रहा है, डिके ही हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर भी इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट के बीच में एक अगर एवरेज ग्रोथ रेट मेरे को बताना है कि ये इन्वेस्टमेंट मेरा इतने रेट से ग्रोथ हो रहा था, तो उस चीज के लिए हम लोग कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे, CAGR। क्लियर मेरे ख्याल में? CAGR कैलकुलेट करने के लिए दो सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो। एक तो इन सिंबल्स की मीनिंग आप समझ लो। VF का मतलब होगा फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, VI का मतलब होगा इनिशियल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट,
एन का मतलब होगा नंबर ऑफ ईयर्स और आई का मतलब हो जाएगा CAGR या फिर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये इन सिंबल्स का मतलब है। अगर आपको CAGR का वैल्यू डेसिमल के फॉर्मेट में चाहिए तो आपका फॉर्मूला ये वाला हो, फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द इन्वेस्टमेंट वाज मेड, और माइनस कितना रहेगा 1। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला को लगाने के बाद में आपको जो आंसर है CAGR का वो कौन से फॉर्मेट में मिलेगा बताओ, डेसिमल के फॉर्मेट में। इन केस अगर आपको परसेंटेज के फॉर्मेट में चाहिए तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100। क्लियर, ये वाला पेज कॉपी कर लो आप। चलो ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं फिर। पहला सवाल देखो, ये एक्सरसाइज 13.4 है। आपके बुक के अंदर में क्या है ना कि इस वाले एक्सरसाइज का पहला 6 क्वेश्चन जो है वो रिटर्न्स पे बेस्ड है, बट रिटर्न्स तो इस बार हम लोग को चाहिए नहीं, तो उन क्वेश्चंस को स्किप करके हम सीधा नंबर 7 से स्टार्ट करें। तो लिखो, मतलब लिखो नहीं, मतलब देखो, मिसेस वंदना इन्वेस्टेड 35,000 in shares of a company and reinvested the earnings every year in buying the shares of the same company। ये reinvested the earnings every year का मतलब होता है कि जैसे शेयर आपके पास में है, कुछ डिविडेंड आपको मिल रहा होगा, अब वो डिविडेंड हो सकता है कि आप खा जाओ और शेयर जितना है बस उतना ही रख के रखो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो डिविडेंड मिला उसका भी फर्दर आप शेयर्स ही परचेज करो, उस पैसा को आप कंज्यूम मत करो, तो ये वो री इन्वेस्ट कर रही है। फिर ऐसा बोला जा रहा है कि 5 साल के बाद एट द एंड ऑफ 5 years द वैल्यू ऑफ द शेयर्स इंक्रीज टू ₹56,000। तो मेरे लिए इसका ट्रांसलेशन ये होना चाहिए कि इनिशियली मेरे पैसे का वैल्यू कितना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 35,000। 5 साल का समय लगा है तो एन का वैल्यू कितना हो गया, 5 साल, और फाइनली मेरे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो गया, 56,000। तो ये हो गया मेरा VF। ठीक है, और मेरे को बोला है कि कैलकुलेट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ हर इन्वेस्टमेंट। तो लिखो I इज इक्वल्स टू VF बाई VI होल टू द पावर 1/n -1। पहले आप हमेशा डेसिमल फॉर्मेट में निकालना, बाद में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट। ठीक है, सो I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 56,000 डिवाइडेड बाई 35,000 होल टू द पावर 5 साल का बात है तो 1/5 -1। सारा जीरोस कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल में, और आपको मिलेगा I इज इक्वल्स टू 56/35 होल टू द पावर 1/5 -1। यहाँ बोर्ड पर देखो एक बार, हमेशा आपको हेल्प करने के लिए कैलकुलेशन में कुछ एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है ना, और कॉमन सेंस यही कहता है कि 56/35 का वैल्यू जैसे तैसे करके 1.6 ही होना चाहिए, तो ही फिर इस इन्फॉर्मेशन का कोई यूज है, अगर नहीं होता तो फिर यूज ही नहीं है। तो आप माथा मत लगाना, आप सीधा ये वाला देख लेना और यूज कर लेना है इसको। सो दिस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 1.6 टू द पावर 1/5 -1। आंसर इसका आपको दिया हुआ ही है, सो दिस इज इक्वल्स टू 0.0985 -1। ये -1 नहीं, सॉरी, 1 माइनस करने के बाद ये बचेगा, ये एक बार लिख के दिखा देता हूँ, 1.0985 -1, दिस इज इक्वल्स टू 0.0985। ये हो गया आपका डेसिमल वैल्यू, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100 से मन में ही मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा आंसर, 9.85%। ये आपका आंसर है। देखो क्लियर है, रिपीट करूं कि हो जाएगा, इतना ही है पूरे चैप्टर में, बार बार यही सब चलता रहेगा। अगला देखो, Mr. Mohan invested ₹5,000 in a fund at the beginning of year 2018, and by the end of year 2018, his investment was worth 9,000. Next year, the market crashed and he lost ₹3,000 and ending up with ₹6,000 at the end of year 2019. Next year, that is 2020, he gained ₹4,500 and ending up with ₹10,500 at the end of the year. Find the CAGR of his investment. तो देखो ये बीच का जितना इन्फॉर्मेशन है ये सारा का सारा आपको कंफ्यूज करने के लिए, शुरू में मोहन ने इन्वेस्ट कितना किया था, 5,000। फाइनली उसका इन्वेस्टमेंट कहां जाके रुका है, ये काम का है आपके। ये हो गया आपका इनिशियल वैल्यू, ये हो गया आपका फाइनल वैल्यू। नेक्स्ट बात है कि 5,000 से 10,500 पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, उसका दो लॉजिक है। एक तो क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ के समझो। बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कौन से साल में होगा, 2018 में, खत्म कब होगा, 2020 में, और 18 के भी बिगिनिंग में ही स्टार्ट हो गया है। 18, 19 और 20 कितना साल हो गया, 3 साल।
सपोज करो कि आप कंफ्यूज फील कर रहे हो कि 3 साल लेना है कि 2 साल लेना है, हम नहीं पता हमें, तो आप ना इस सपोर्टिंग वैल्यू को देखो, इसमें ये 1 डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, नंबर ऑफ ईयर्स ही रहेगा, तो ये जितना रहेगा उतना ईयर्स होना भी चाहिए, नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन यूजलेस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली 3। लिखो I इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू होल टू द पावर 1 by n minus 1. So I is equals to final value is 10,500 by initial value is 5,000, 1 by 3 minus 1. So I equals to, मैं तो सीधा यहां से कॉपी कर लूंगा, 2.1 to the power 1 by 3 minus 1. So I is equals to 1.28 minus 1, that is equals to 0.28. ये हो गया I का आंसर, एंड देयरफॉर I इज इक्वल्स टू, परसेंटेज में कितना बोल सकते हैं, 28%। चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, भंडारी इन्वेस्टेड ₹10,000 इन अ पोर्टफोलियो विथ रिटर्न एज गिवन बिल। अप्रैल 1 2012 से लेके मार्च 31 2013 में पोर्टफोलियो ग्रू टू इतना, 1 2013 से मार्च 31 2014 तक में इतना, अप्रैल 1 2014 से लेके मार्च 31 2015 तक में इतना, और मार्च 31 2016 द पोर्टफोलियो एंडेड विथ इतना। अब मैं सच्ची बताऊं तो ये सारा इंफॉर्मेशन बेकार है मेरे, मुझे बस किस पे फोकस करना है, इनिशियल पे और फाइनल। इनिशियल कितना है अपना 10,000, फाइनल कितना है अपना 18,000, और नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि यहां से यहां पहुंचने के लिए टाइम कितना लगा। तो ये तो इसको पढ़ के समझो, कब से ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, 12 से, तो 12 से 13 1 साल, 13 से 14 2 साल, 14 से 15 3 साल, और 15 से 16 4 साल। और या फिर आप इस इंफॉर्मेशन पे भी फोकस कर सकते हो, यहां से भी आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि 4 साल ही होना चाहिए। लिखो I is equals to VF by VI power 1 by n minus 1. So I equals to, final value is 18,000, initial value is 10,000 to the power 1 by 4 minus 1. So I equals to 1.8 to the power 1 by 4 minus 1. इसका आंसर आपको दिया हुआ 1.158 minus 1. सो यहां से 0.158, ये आएगा डेसिमल आंसर आया, परसेंटेज आंसर 15.8%, ये रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मिस्टर त्रिपाठी इन्वेस्टेड इतना इन अ कंपनीज फंड, हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट वैल्यूज आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। और ये सपोर्टिंग दिया हुआ, एक लाइन होना चाहिए था इसमें बोला हुआ, लेकिन वो मिसिंग है। आपको बोल रहा है कि CAGR निकालो इसका, फाइंड द CAGR ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, क्या होगा बताओ आपके काम का वैल्यूज। इनिशियल वैल्यू 10,000, फाइनल वैल्यू 9,400, और यहां से यहां पहुंचने के लिए नंबर ऑफ ईयर्स कितना यूज हो रहा है, 3। 2 हिंट है उसके लिए, या तो देख लो कि 1 साल 2 साल 3 साल, और या फिर दूसरा हिंट क्या है कि यहाँ पर जो नंबर होगा उसी से नंबर ऑफ ईयर डिसाइड होगा। तो लिखो I इज इक्वल्स टू वही फाइनल वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू होल टू द पावर 1 by n minus 1. So I is equals to, final value is 9,400, initial value is 10,000 whole to the power 1 by 3 minus 1. So this is 0.94 to the power 1 by 3 minus 1, and I is equals to 0.979 minus 1. So 0.021 आएगा शायद, नहीं माइनस में। सो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 2.1%, माइनस ऑफ 2.1%। अच्छा, ये माइनस ऑफ 2.1% है, क्या मतलब है कि इसको ग्रोथ नहीं मिल रहा था, क्या हो रहा था, इसका लॉस हो रहा था। ठीक है, चलें आगे। अगला देखो, मिस्टर कुमार हैज इन्वेस्टेड ₹20,000 in year 2014 for 5 years. If the CAGR for the investment turned out to be इतना, what will be the end balance? इस पे आप 3 स्टार लगा, इसमें एक दो चीज है तो थोड़ा ध्यान से आपको याद रखना। स्टार्ट करूं,
CAGR दिया हुआ है, आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स आपको बताया हुआ, क्या पूछा हुआ आपसे कि फाइनल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हो। ठीक है, तो फॉर्मूला तो आप वही वाला यूज करोगे। अब यहां पर एक कैच कि ये जो आई का वैल्यू है ये कौन से फॉर्मेट में है, परसेंटेज के फॉर्मेट में। तो आप अगर ये वैल्यू एज इट इज यूज करते हो, उस केस में आपको जो है वो इनटू 100 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेकेंड वाला। और यदि आप पहले ही मन के अंदर में इसको कन्वर्ट कर लेते हो डेसिमल में, ठीक है, परसेंटेज में अगर ये 11.84% है तो डेसिमल में इसका वैल्यू कितना होगा, 0.1184। तो डेसिमल अगर आप यूज करते हो तो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और अगर आप परसेंटेज यूज करते हो तो कौन सा यूज करना होगा आपको, सेकंड फॉर्मूला। अब कौन सा यूज करना है बोलो, सेकेंड ही यूज कर लो, चलो कोई बात नहीं। तो लिखो आई इज इक्वल्स टू, हमारे लिए होगा VF बाई VI होल टू द पावर 1/n माइनस 1 होल थिंग इनटू 100। फिर यहाँ पे आई का वैल्यू आप बिठाओगे 11.84 इक्वल्स टू, फाइनल वैल्यू नहीं पता आपको, इनिशियल वैल्यू है आपका 20,000 होल टू द पावर 1/n में आ जाएगा मेरे ख्याल में 1/5 माइनस 1 होल थिंग इनटू 100। जब ये वाला 100 इधर शिफ्ट करेगा तो ये बन जाएगा 0.1184 इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 20,000 होल टू द पावर 1/5 माइनस 1। ये 1 जब इधर शिफ्ट करेगा तो इट विल बिकम 1.1184 इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू बाई 20,000 होल टू द पावर 1/5 चलेगा यहाँ पे। अब ये 1/5 को शिफ्ट करने के लिए आपको दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, पावर 5 रेज करना पड़ेगा। तो वो पावर 5 जब आप रेज करोगे तो लेफ्ट में क्या बन जाएगा तो 1.1184 होल टू द पावर मेरे ख्याल में 5 इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 20,000। और इसका आंसर आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है 1.75 इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाई 20,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे फाइनल वैल्यू का आंसर निकल के आ जाएगा 1.75 इंटू 20,000। सॉल्व करने पे इसका आंसर आता है शायद 35,000। तो ये है आपका फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी लिख, ठीक है चलो देखो अगला सवाल। मिस्टर नरेश हैज बॉट 200 शेयर्स ऑफ सिटिलो कंपनी एट ₹100 ईच इन 2015। तो 200 शेयर खरीदना है, 100 रुपए करके मिल रहा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 20,000। तो इनिशियल वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 20,000। आफ्टर सेलिंग देम ही हैज रिसीव्ड ₹30,000। तो ये उसका क्या हो गया, फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच अकाउंट्स फॉर 22.47% CAGR। तो आई का वैल्यू आपको परसेंटेज के फॉर्मेट में दिया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ही वाज होल्डिंग द शेयर्स, मतलब एन आपसे पूछा हो। ठीक है, लिखो आई इज इक्वल्स टू VF बाई VI होल टू द पावर 1/n माइनस 1 इंटू 100। इस फॉर्मेट में ले लोगे आप। आई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 22.47 इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 30,000 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू वाज 20,000 होल टू द पावर 1/n माइनस 1 होल थिंग इनटू 100। 100 को लेफ्ट में स्विच करने के बाद में ये क्या बन जाएगा, 0.2247 इज इक्वल्स टू, इसमें सारा जीरोस तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये बन जाएगा 1.5 होल टू द पावर 1/n माइनस 1 को इस तरफ शिफ्ट कर लो, 1.2247 इज इक्वल्स टू 1.5 होल टू द पावर 1/n, ऐसा कुछ आ जाएगा, चलेगा यहाँ। अब इसके बाद एक सिंपल सा लॉजिक है, देखो कि जब कभी भी आपका अननोन क्वांटिटी पावर में चला जाएगा ना, और अगर सिचुएशन बहुत सुंदर नहीं है, ये सुंदर सिचुएशन का मतलब क्या होता है, मान लो कि 2 पावर x इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है, तो ये सॉल्व हो सकता है बिना लॉग वगैरह के। क्यों सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 पावर x है, इसको भी आप 2 बेस में कन्वर्ट कर सकते हो, 2 पावर 3 बाई कंपेरिजन x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस बहुत सुंदर ना हो, नंबर बहुत सुंदर ना हो, और आपका अननोन क्वांटिटी जो है वो पावर में चला जाए, तो इसको सॉल्व करने के लिए लॉग के अलावा दूसरा दुनिया में कोई तरीका है ही नहीं, लॉग से ही आपको सॉल्व करना होगा इस।
और एक और हिंट है कि क्वेश्चन के अंदर में देखो आपको सपोर्टिंग वैल्यूज कुछ ना कुछ दिया हुआ है लॉग के फॉर्मेट। वो भी क्या है कि यहाँ देखने के अंदर डायरेक्टली आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि आपको log ऑफ 1.5 और log ऑफ 1.2247 ही दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली log बढ़ा लगा के ही हमको आगे बढ़ाना होगा। क्लियर है यहाँ पे? तब यहां से आप लिखो इसके नीचे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स द लूप्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिल जाएगा log ऑफ 1.2247 इज इक्वल्स टू log ऑफ 1.5 होल टू द पावर 1 बाई n। फिर इसमें log के प्रॉपर्टी को लगाने से 1 बाई n बाहर आ जाएगा एंड वी विल गेट log of 1.2247 is equals to 1 by n times of log 1.5। n को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर कर दो और इस log को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे कर दो, सो n इक्वल्स टू आपको मिलेगा log of 1.5 डिवाइडेड बाय log of 1.2247। दोनों का आंसर आपको दिया हुआ है, 1.5 का आंसर है 0.1764 और नीचे वाले का आंसर है 0.084। सॉल्व करने के बाद में अप्रोक्सीमेटली 2.09 के आसपास की आता है, ठीक है। सो इसको आप अगर राउंड ऑफ करते हो n इक्विवेलेंट टू 2 ईयर्स आ जाएगा। चलो आगे चल रहे हैं फिर। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन, तो ये आप लोग से खुद से बन जाना चाहिए, एक बार ट्राई कर लो। चलो आप देखो, आई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बी एफ बाई बी आई होल टू द पावर 1 बाई एन माइनस 1। बी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके लिए? 4,50,000। और बी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 लाख मेरे ख्याल में। और होल टू द पावर कितना रहेगा बताओ? कितना साल लगा है? 5 माइनस 1। ये सारा काट कूट के मैं तो इसी को देख लेता हूँ, 1.5 ही आएगा पक्का। तो 1.5 होल टू द पावर 1/5 माइनस 1, आंसर इसका दिया हुआ है 1.084 माइनस 1, तो अल्टीमेटली 0.08। ये आपके आई का डेसिमल वैल्यू हो गया और फिर परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से ये आ जाएगा 8.4%। चलेगा? इसके साथ में आपकी किताब से CAGR पूरा खत्म, ठीक है। 2 मिनट हम सारा PYQs भी एक बार खंगाल के देख लेते हैं, उसमें कुछ नया है कि नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, PYQs में कुछ भी वैसे करने लायक नहीं है, सारा का सारा जैसा क्वेश्चन हमने किया एक्सरसाइज में वही सारा का सारा, बस एक बार देखते जाओ। पहला क्वेश्चन देखो, सेम है जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमने किया था शायद उस, ठीक है। सोल्यूशन भी देख लो आप। CAGR इक्वल्स टू, ये सिंस परसेंटेज में दिया हुआ अपने को, तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाओ, वैल्यूज आप पुट इन करो। पुट इन करने के अंदर वही है कि यहां तक पहले पहुंचोगे, फिर क्या है कि इन इंफॉर्मेशन को देख के ऐसी स्ट्राइक करना चाहिए आपको कि लॉग लगाना है हमको, लॉग अप्लाई करो और आंसर आपका आ जाए। क्लियर मेरे ख्याल में? अगला क्वेश्चन देखो, स्टार्टअप कंपनी इन्वेस्टेड इतना, ये शायद वही वाला क्वेश्चन है जो लास्ट में हमने की। अच्छा, इसमें एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इतनी देर से तो चलो ठीक है, ईमानदारी से काम हम कर रहे थे, बिना यही आंसर सीधा मतलब बस ये देख के बता सकते। आप देखो कि लास्ट में हर बार क्या हो रहा है कि यही वाला इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसमें से -1 हो रहा है और फिर क्या हो रहा है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बिना कुछ किए भी हम बता सकते हैं कि 8.4% ही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। हालांकि इन केस अगर ये क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में आए, ऐसे 4 नंबर के लिए, देख रहे हो ये 4 मार्क का है, तो उस केस में वो वाला काम मत करना, नहीं तो टीचर को लगेगा कि चीटिंग वीटिंग करके कहीं से लिख लिया। चलेगा ना, उसको कुछ नहीं करना, 4 मार्क में टेंशन नहीं लेना आपको, बस वो फॉर्मेट अच्छे से लिखो, पूरा फॉर्मूला मेंशन करो। और 4 मार्क मिल रहा है तो मैं बोलूंगा कि सारे सिंबल्स का आप नाम भी मेंशन कर दो कि VF का मतलब फाइनल वैल्यू, VI का मतलब इनिशियल वैल्यू, ताकि कोई मतलब मार्क्स कटने का गुंजाइश ना रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आप, द रेवेन्यूज ऑफ कंपनी ओवर पीरियड गिवन इतना, ठीक है मेरे ख्याल। आंसर बोलो। आंसर तो 26% होगा। बाकी निकालने का तरीका 200 डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर 1/3 ही होगा ऑब्वियसली, -1 इंटू 100। फिर नेक्स्ट देखो,
एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 बिकम 60,000 इन 4 years देन द CAGR इज गिवन बाय, तो सिंपली ये फाइनल डिवाइडेड बाय इनिशियल होल टू द पावर कितना रहना चाहिए 1/4, तो दिख ही रहा है कि सी मैच कर रहा है। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो ये वाला, अब ये शायद 4 से भी ज्यादा मार्क्स के लिए आया था। इसमें देखो डेफिनेशन भी पूछा है कि डिफाइन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट एंड गिव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग CAGR, यूज द फॉर्मूला कैलकुलेट CAGR ऑफ विकास इन्वेस्टमेंट गिवन बिलो। विकास इन्वेस्टेड 10,000 in a stock of a company for 6 years, the value of his investment at the end of each year is given by this। सारा नॉनसेंस इन्फॉर्मेशन है, काम का इन्फॉर्मेशन ये है इनिशियल वैल्यू और ये है फाइनल वैल्यू, बाकी आप आंसर देखो। ठीक है, डेफिनेशन बहुत छोटा सा ही दिया इन लोगों ने, आप भी ये वाला याद कर सकते हैं, 1 मार्क डेफिनेशन का। बाकी आप देखो कि 1 2 3 4 मतलब ये 5 मार्क का आया था टोटल। ठीक है, और सारे पार्ट का आप देख लो किसका किसका कितना कितना मतलब मार्क्स दिया हो, तो इसलिए बेईमानी मत करना, ऐसा नहीं कि सीधा फट से आंसर बता दिए, जो फॉर्मेट है उसको प्लीज मेंशन करके आना है, इनकेस अगर ज्यादा मार्क्स के लिए आता है चलेगा मेरे ख्याल में। अगला देखो, अज्यूम एन इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग वैल्यू इतना ग्रोस टू इतना इन 3 years, कैलकुलेट CAGR। ठीक है, यूज दिस, हो जाएगा आंसर वैसे बता सकते 35.5%। अब देखो इसका एक बात और भी है, क्या पता मानो कि CBSE को समझ में आ जाए कि नहीं ये इतना मार्क्स डिजर्व नहीं करता, तो फिर ये सीधा कहाँ चला जाएगा MCQ, तो उस टाइम पर मतलब आपको अकलमंद होना है, मतलब बिना कुछ किए सीधा आपको आंसर टिक कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख, चाहिए वही वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एन इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग वैल्यू इज इतना ग्रोस टू इतना इन 4 years, देन CAGR इज, तो ये MCQ में आ रहा है, तो सीधा ही अपन कितना बोल सकते हैं बताओ 56.5%। ये डी अपना आंसर हो जाए। इसको देखो, ये भी फालतू ही है, हालांकि क्वेश्चन के फॉर्मेट में आया है तो आपको प्रॉपर्ली लिख के करना हो। ठीक है, फाइनल आंसर कितना होना चाहिए 28.05%। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आया है अभी तक इस वाले पार्ट में, इसके साथ में CAGR का PYQ किताब सब खत्म, CAGR होगा। ठीक है।